क्लोरामफेनिकोल एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी बायोटिक है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस की इनहिबिशन करके काम करती है। अब ये भी 50s सब यूनिट के ऊपर लगती है। 50s सब यूनिट के ऊपर लग के ये इनहिबिट कैसे करती है? इनहिबिट करती है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम को। अब ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज आपको याद है कि एक जो कि पी साइड पे लगा हुआ ट्रांसफर आरएनए था और एक एक्सेप्टर साइड के ऊपर लगा हुआ ट्रांसफर आरएनए के अमाइनो एसिड्स के दरमियान एक बॉन्ड बन रहा था, जिसकी वजह से ये फिर बॉन्ड जो होगा वो प्रोटीन की इस तरह एलोंगेशन लेंथ बनाएगा, चेन बनाएगा। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड जो बनती है एक्सेप्टर साइट और पी साइड के ऊपर पड़े हुए अमाइनो एसिड्स के दरमियान, वो बनाता है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। तो उसकी जब इनहिबिशन हो जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है ये चेन नहीं बनेगी, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। तो ये इसका हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस वही है कि सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पा रही, सेल के अंदर एक्यूमुलेट नहीं हो पा रही, फ्लक्स बहुत ज़्यादा है या एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन हो गई है। स्पेक्ट्रम जो है इसका ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो ऑब्वियस ही बात है ये बहुत सारे बैक्टीरियाज के अगेंस्ट होगी, तो आपने कोई भी लिख देने हैं स्टेप। अब ये बात याद रखनी है कि ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के अगेंस्ट एक्टिव नहीं होती, बस बाकी जो मर्जी लिख दें। साइड इफेक्ट आपने इसके याद करने हैं। एक निमोनिक है आग से। आग से क्या मुराद है? आग, ठीक है, आग। ए से आपने याद करना है, ए प्लास्टिक एनीमिया कराती है। G6PD डेफिशिएंसी के जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर ये फिर एनीमिया कराती है। कौन सा? हीमोलिटिक एनीमिया। फिर ये एक कराती है, जी से आपने याद करना है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। अब ये ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या है? इसके साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन फिर पोज करता हूँ अपना, आप ज़रा ब्रेन स्टॉर्मिंग करें और मुझे बताएं रेड मैन सिंड्रोम कौन सी ड्रग कराती है? सोचें, ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या होता है? अच्छा, ड्रग जो होती है अगर बच्चों को दी जाए, बच्चों को, ये अफेक्ट ज़्यादातर एडल्ट्स में नहीं होता, ये बच्चों के अंदर, जैसे कि नाम से जाहिर है। ड्रग जो होती है ये मेटाबोलाइज होती है किडनी के अंदर। अब किडनी जो है वो बच्चों के अंदर पूरी तरह डेवलप नहीं हुई होती, ड्रग जाती है। आपको पता है ना, हम पढ़ते हैं जब मेटाबॉलिज्म, तो हम कहते थे कि फेज़ 1 और फेज़ 2 रिएक्शंस होते थे। किसी भी ड्रग को मेटाबोलाइज करने के लिए हम इन दो फेजेस से गुजरते हैं, ठीक है? तो इन दो फेजेस से गुजरने का मतलब ये होता है कि पहली में हम उस ड्रग को थोड़ा सा पोलर करते हैं, फिर इसको वाटर सोलुबल बनाते हैं ताकि वो किडनी से, यूरिन से एक्सक्रीट हो पाए। यही था ना फेज़ 2 की रिएक्शंस के नाम में, आपको याद है? ज़रा सोचें। मिथाइलेशन हो सकती थी, ग्लूकोरोडिनेशन हो सकती थी, उसके अलावा एसिटाइलेशन हो सकती थी, यही था ना? तो हमारे पास ये जो ड्रग होती है क्लोरामफेनिकोल, ये भी किडनी में जाती है, वहाँ पे इसकी ग्लूकोरोडिनेशन होती है जिसके थ्रू ये मेटाबोलाइज होती है। तो वहाँ पे किडनी अगर बच्चे की डेवलप नहीं है पूरी तरह, या अभी तरह उस तरह फंक्शनल नहीं है, तो ऑब्वियस ही बात है ड्रग जो होगी वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। ड्रग एक्यूमुलेट होगी, ऑक्सीडेशन होगी। अच्छा, अब ड्रग एक्यूमुलेट हुई, इसका इफेक्ट किस पे होगा? हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पे इफेक्ट होगा। बंदे की जो क्या है ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी है एटीपी जनरेशन की, वो भी कम हो जाएगी। और ये क्या कराएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को डिस्टर्ब कर देगा। बच्चे के ऊपर क्या इफेक्ट होंगे क्लिनिकली कि वो फीडिंग कम कर देगा, उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, साइनोसिस हो जाएगा, और साइनोसिस होगा तो वो ग्रेइश ब्लैक ब्लूइश कलर का अपीयर होगा, इसलिए इसे ग्रे बेबी सिंड्रोम कहते हैं। इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस इतना पता होना चाहिए कि ग्रे बेबी सिंड्रोम कराता है, ठीक है? अब इसकी एक ड्रग इंटरेक्शन भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये इनहिबिट करता है मेटाबॉलिज्म को। किस तरह मेटाबॉलिज्म को? कि लिवर के अंदर पड़े होते हैं ऑक्सीडेजेज एंजाइम, ठीक है? वो बहुत सारी ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म कर रहे होते हैं। अब ये उनको इनहिबिट कर देता है, तो ऑब्वियसली जो ड्रग्स उनके थ्रू मेटाबोलाइज हो रही हैं उनका प्लाज्मा में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, जैसे कि फेनिटोइन और वारफरिन इसकी एग्जांपल है। तो वारफरिन और फेनिटोइन के साथ क्लोरामफेनिकोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ओके? तो क्लोरामफेनिकोल हो गई। अब हमारे पास ना मेजर टॉपिक्स जो आपको मस्ट करने हैं वो तकरीबन हो चुके हैं। अब जो बाकी हमने ड्रग्स पढ़नी है ये बस आपने अच्छे से पढ़नी है, एक दफ़ा यहीं से सुन लें। अब हम पढ़ने लगे हैं नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है? नैरो स्पेक्ट्रम प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। नैरो स्पेक्ट्रम में हमारे पास सबसे पहले है लिंकोजामाइड, जिसमें आ जाती है क्लिंडामाइसिन। आपने बहुत सुना होगा, लड़कियों को तो खासतौर पे पता होगा, जिनको एक्ने हो जाती है वो क्लिंडामाइसिन लगाती हैं, तो इसका एक यूज तो आप यहीं लिख लें, ठीक है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका मैक्रोलाइड जैसा है, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस भी वैसा ही है। यूज किस में होती हैं? अब ये ना बैकअप ड्रग है, ये जितनी ड्रग्स है ना ये ज्यादातर फर्स्ट लाइन नहीं है, ये बैकअप ड्रग्स हैं, इससे थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है? मर्सा के अगेंस्ट, पेनिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी के अगेंस्ट, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया के अगेंस्ट। अब यहाँ पे फिर पॉज करें, कोऑर्डिनेट करें, आप इस तरह याद करेंगे आपको याद रहेगा। कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया में फर्स्ट लाइन कौन सी होती है?
होपफुली आपको याद होगा, मैक्रोलाइड्स, एजिथ्रोमाइसिन, क्लिथ्रोमाइसिन। उसके बाद कौन सी होती है अल्टरनेटिव? टेट्रासाइक्लिन्स, ठीक है। फिर कौन सी दे सकते हैं? ये दे सकते हैं लिंकोजामाइड, क्लिंडामाइसिन वगैरह, ठीक है। क्लिंडामाइसिन के और भी इफेक्ट्स हैं, ये एनारोब्स के अगेंस्ट फंक्शन है, बैक्टीरियोइडिस फ्रेजालिस। अब फिर पॉज करें, आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि कौन सी जनरेशन के सेफलोस्पोरिन हैं जो बैक्टीरियोइडिस फ्रेजालिस के अगेंस्ट काम करते हैं? सेफोजिटीन, सेफोटिटान, याद आया कुछ? तो इस तरह आप कोऑर्डिनेट करके पढ़ें। अब ये आपने एक और बात याद करनी है, फिर हम इसको कोऑर्डिनेट करेंगे कि क्लिंडामाइसिन को पैरामेथाजीन के साथ देते हैं, तो ये हमारे पास एड्स के पेशेंट के अंदर टोक्सोप्लाज्मोसिस क्या एक पैरासाइट है, टोक्सोप्लाज्मा गोंडी, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाए तो एड्स के पेशेंट के अंदर हम ये ड्रग दे सकते हैं। तो फिर वही बात आई कि ये एक और बैकअप ड्रग है। फिर ये आगे फिर एक और पैरासाइट है नीमोसिस्टिस जेरोवेसी, उसकी वजह से नमूनिया होता है, एड्स के पेशेंट में होता है ज़्यादातर, उसके अंदर क्लिंडामाइसिन यूज़ होती है। तो नीमोसिस्टिस जेरोवेसी के लिए हमारे पास कौन सी ड्रग थी? जो फर्स्ट लाइन है वो है ट्राइमेथोप्रिन सल्फामेथाक्सोजोल, सल्फोनामाइड्स में से है। एडवर्स इफेक्ट इसके पीछे हमने ग्रेप से याद किए, मैक्रोलाइड्स के तकरीबन उतने ही उसी जैसे ही हैं, ग्राफ से याद करना है। जीआईटी डिस्ट्रेस, रैशेस, सेम उसी तरह। ए से यहाँ पे याद करना है एनीमिया एंड न्यूट्रोपीनिया। पी से आपने वहाँ पे याद किया था प्रोलोंगेशन ऑफ क्यूटी, यहाँ पे पी से याद करना है आपने सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। अब सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के लिए मैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर पॉज करें, बैकअप करें अपना। सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस की फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है? कौन सी है फर्स्ट लाइन ड्रग? फर्स्ट लाइन है मेट्रोनिडाजोल। फिर कौन सी अल्टरनेटिव? वेंकोमाइसिन और फिडोक्सामाइसिन, ये हम आगे पढ़ेंगे, यही है। फिडोक्सामाइसिन क्या करती है? फिडोक्सामाइसिन हमारे पास आ गई, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये सिग्मा सब यूनिट होता है आरएनए पॉलीमरेज। आपको याद है आरएनए पॉलीमरेज से फिर मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो इसी तरह कोऑर्डिनेट होगा। आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज किस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है? रिफेम्पिन का, ठीक है। तो उधर बीटा सब यूनिट होता है आरपीओबी जीन की वजह से, अगर म्यूटेशन हो जाए तो रिफेम्पिन जो होती है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। यहाँ पे सिग्मा यूनिट है। अब आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा सब यूनिट होता है उसके ऊपर बाइंड करती है और ये इनहिबिट कर देती है ट्रांसक्रिप्शन को। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, अब यहाँ पे आप गौर से देखें, ट्रांसक्रिप्शन में ये इन्वॉल्व है। बाकी जितने हम पढ़ रहे हैं वो ट्रांसलेशन, प्रोटीन सिंथेसिस के डायरेक्ट इन्वॉल्व है, ये अपने याद रखना है। बैकअप ड्रग है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के लिए, क्लोस्ट्रीडियम स्पीशीज से करते हैं, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल जो होता है वही कराते हैं हमारे पास सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। साइड इफेक्ट आपने याद करने हैं हाँ जी से। हाँ जी क्या है? एच से हमारे पास होगा हाइपर सेंसिटिविटी, ए से हमारे पास होगा अनीमिया, हर जगह पे हम ये यूज़ कर रहे हैं। एन से आपने न्यूट्रोपीनिया, हर जगह ये यूज़ कर रहे हैं। जी से आपने याद करना है जीआईटी डिस्ट्रेस, तो आपको इस तरह याद हो जाएंगी। अच्छा, हमने पढ़ी है अभी तक जितनी ड्रग्स वो हैं नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो स्पेक्ट्रम में लिंकोजामाइड पढ़ ली हमने, फिडोक्सामाइसिन पढ़ ली। अब हमारे पास आखिरी जो क्लास है नैरो स्पेक्ट्रम की, ऑक्साजोलिडिनोन्स, ठीक है। इसमें दो ड्रग्स आ जाती हैं, लाइनिजुलेड और टेडिजुलेड। ये भी ड्रग बैकअप ही हैं, जब कोई ड्रग्स नहीं काम कर रही तो आपने ये एम्प्लॉय कर देनी है, ठीक है। मर्सा, पीआरएसपी, पेंसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, वैनकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकाई, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की सेकंड लाइन ड्रग है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन पास करने लगा था आपको, चलें आप खुद ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लें। तो ये सारी इसमें यूज़ होती हैं, इसके यूजेज हैं, ठीक है, ओके। अब ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? जो 50S सब यूनिट है, अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है आपको याद रखना है। 50S सब यूनिट क्या है? राइबोसोम किससे मिलके बने हुए हैं, ठीक है। राइबोसोम्स हमारे पास राइबोसोमल आरएनए से मिलके बने हुए हैं ना, तो राइबोसोमल आरएनए का एक लोकेशन होती है 23S। जो 50S सब यूनिट है वो बना हुआ है राइबोसोमल आरएनए से, ठीक है। और राइबोसोमल आरएनए का एक लोकेशन है 23S, ये उसके ऊपर बाइंड करती हैं, उसके ऊपर बाइंड करके इनहिबिट कर देती हैं, इसको डिफेक्टिव कर देती हैं 50S सब यूनिट को। तो ऑब्वियसली इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स में मसला होता है, ठीक है। तो आपने इतना याद कर लेना कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स जो होता है उसकी फॉर्मेशन में ये प्रॉब्लम करती हैं। यूजेज इसके क्या है? पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस से आपको एक और बात याद आनी चाहिए, पेरिटोनाइटिस कौन सा बैक्टीरिया कराता है? बैक्टीरियोइडिस फ्रिजालिस, एनारोब है। तो अब फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि बैक्टीरियोइडिस फ्रिजालिस के अगेंस्ट हम कौन सी सेफलोस्पोरिन देते हैं। अगर सेफलोस्पोरिन से एलर्जी है, पेंसिलिन एलर्जी है, तो फिर कौन सा अल्टरनेटिव देंगे? एस्ट्रियोनम, ठीक है। ये आपको याद होनी चाहिए। टॉक्सोप्लाज्मा हमने अभी पीछे पढ़ा, टॉक्सोप्लाज्मा कौन सी ड्रग का यूज है टॉक्सोप्लाज्मा में? एड्स के पेशेंट के अंदर टॉक्सोप्लाज्मा है तो क्लिंडामाइसिन और पायरामेथाजीन
हम दोनों कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, ये भी यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, न्यूट्रोपिनिया, ये जितनी ड्रग्स है ना नैरो स्पेक्ट्रम तकरीबन, ये सारी की सारी अनीमिया, न्यूट्रोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया ये सारी करा रही हैं, ठीक है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी करा रही है। अब पेरिफेरल न्यूरोपैथी को फिर याद करें, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और कौन सी ड्रग कराती है इसमें कीमो में, एंटीबैक्टीरियल है, एंटी माइकोबैक्टीरियल है, कौन सी है, आइसोनायाजिड। तो अब आपको याद हो जाएगा आइसोनायाजिड भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी कराती है, लाइनोजुलेट भी कराती है, ठीक है। तो ये एडवर्स इफेक्ट हो गया इसके। ओके, टेडीजुलेट क्या कराती है, टेडीजुलेट जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेस, रेजिस्टेंस सारा कुछ सेम टू सेम है जिस तरह के लेनिजुलेट का है। टेडीजुलेट के अंदर एक और चीज होती है कि इसके अंदर एडिशनल एक्टिविटी होती है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की। मोनोअमाइन ऑक्सीडेज क्या होते हैं, याद है कुछ? मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो होते हैं ये हमारे पास जो मोनोअमाइंस होते हैं, मोनोअमाइंस कौन से होते हैं, एपिनेफ्रीन, नॉरएपिनेफ्रीन, डोपामीन, ठीक है। इन सब का मेटाबॉलिज्म कर रही होती है, यही कर रही होती है ना मोनोअमाइन ऑक्सीडेजेस। तो मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का क्या मतलब हुआ कि ये इन सब का मेटाबॉलिज्म नहीं होने देगी। इन सब का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो हम सीएनएस में देखते हैं, सीएनएस में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है, वो कराती हैं। तो अगर हम टेडीजुलेट को ले रहे हैं मीट के साथ या बहुत कोई प्रोटीन की फूड है जिसके अंदर टायरामीन प्रेजेंट है, तो ये सेरोटोनिन सिंड्रोम करा सकती है। सेरोटोनिन सिंड्रोम क्या होता है, आपके जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, उनके अंदर रिजिडिटी हो जाती है, आपको फीवर होता है और इस तरह की आपकी सिम्टम्स होती हैं जनरली। तो हम सेरोटोनिन सिंड्रोम को सीएनएस में बड़ी डिटेल से देखेंगे और इसके कैसे ट्रीट करते हैं ये भी देखेंगे। तो होपफुली आपको प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स अच्छे से समझ आ जाएंगे। कीमो एंजॉय करें, कीमो को कोऑर्डिनेट करके पढ़ें। कीमो बहुत मज़े की है, अगर आप कोऑर्डिनेट करके इस तरह चीज़ों को याद करते हैं तो बहुत ही आसान है। आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हैं, आई बेट यू विल लव कीमो। थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।